हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रूआईएस एंड पीसीएस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, और हमने बेस बनाया था अमेरिका के प्रेसिडेंट को या फिर अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इन फीचर्स को जानने के लिए अब हम जो है बात करते हैं कि मेरिट्स क्या हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ओके, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बड़े सारे मेरिट्स हैं। उनमें से एक है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब अगर हमने हमारे जैसे कई सारे देशों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर अडॉप्ट करा हुआ है ना, तो उसके मेरिट्स क्या होंगे। एक तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी रहती है। सबसे बड़ी बात मुझे ये बताओ, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है या कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोथ, दोनों एक दूसरे के लिए। मैंने बताया था ना, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर एज वेल एज इंटरडिपेंडेंस ऑफ पावर, है ना। लेकिन फीजिबल फीजिबल बात ये होती है, होना चाहिए। वो आप सही बोल रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए यार एक देश में, अगर किसी को अच्छे से काम करना है। क्योंकि देखो, अगर ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये किसका पार्ट है, यहां पर कौन है, यहां पर है लेजिस्लेचर। और इन लेजिस्लेचर में से कुछ जो है वो किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, यानी कि जो सरकार बनी है वो पार्लियामेंट में से ही बनी है ना, पार्लियामेंट के मेंबर्स ही है ना जो सरकार में बैठे हुए हैं, है ना। इन दोनों के बीच में हार्मनी चलती रहती है। तो ग्रेटेस्ट एडवांटेज पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये है कि ये इंश्योर करता है कि दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो, दोनों के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिले। किसके और किसके बीच में, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने ऊपर डायग्राम बनाया, और इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको ये वाली चीज पढ़वाते हुए आ रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। बिल्कुल यहां पर ऐसे ही दिख रहा है, लेजिस्लेचर के अंदर ही एग्जीक्यूटिव है ना। मैंने ये भी बोला था आपको, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट होता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के अलावा क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस, ये भी देखने को मिलता है हमें। जैसे इंटरडिपेंडेंस को श्रेया जस्टिफाई करो कि जो लेजिस्लेचर है वो तो सिर्फ एक लॉ बनाकर रख देता है, और लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ तो सिर्फ एक स्केलेटन होता है। लेकिन इसके बाद किसका रूल, इसके बाद किसका काम स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव का। प्रेसिडेंट नहीं, एग्जीक्यूटिव का। कैसे, यानी कि गवर्नमेंट का। वो किसका था श्रेया, वेरी गुड, ब्रिलियंट, याद है आपको ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में मतलब क्या, ये जो लेजिस्लेचर है इसने अपना वर्क डेलीगेट करा है, इसने अपना वर्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को सौंपी है। ठीक है, जैसे एक रेस में, एक रेस में जब ग्रुप रेस होती है, आपने एक चीज सुना कि एक बैटन रेस सुनी है कभी आपने, बैटन, एक डंडा पकड़ा पकड़ा के सब लोग एक दूसरे को भागते हैं। यहां पर इसने एक स्केलेटन बनाकर रख दिया है। अनन्या समझ रहे हो, ऐसा लॉ मतलब जो है, इसने एक स्केलेटन बनाकर रख दिया है। अब इसके अंदर फ्लैश एंड ब्लड या फ्लैश एंड ब्लड प्रोवाइड करवाने का काम या जान फूकने का काम बेसिकली जो है वो कौन करेगा, वो सरकार करेगी। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं डेलीगेटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्योंकि लेजिस्लेशन वाला जो काम है, लॉ मेकिंग का जो काम है, वो किसका काम है, पार्लियामेंट का। लेकिन यहां पर ये कर कौन रहा है, एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है, डिटेल में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का श्रेय मतलब क्या होता है, डिटेल में उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। राइट, हाँ या ना। ठीक है, तो मयूर यहां पर क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट है लेजिस्लेचर का, और दोनों इंडिपेंडेंट तरीके से काम भी करते हैं। तो एज अ रिजल्ट देयर इज लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स।
फिर भी अगर ये हो जाए तो ये दोनों पार्टीज किसके पास जाएंगी? जुडिशरी के पास। और उनमें कौन सी जुडिशरी होती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और जब वो दो ऑर्गन्स के बीच में मैटर को सुलझाएगा तो वो अपनी कौन सी ज्यूरिसडिक्शन का, कौन सी पावर का इस्तेमाल करेगा? क्या नाम होता है उस पावर का? अरे और जुडिशियल रिव्यू नहीं, कोई रिव्यू थोड़ी ना हो रहा है यहां पर। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है इतनी बात सब लोगों को? ईशा, जैद, मयूर, समझ में आ रहा है? अनन्या, क्लियर सब कुछ? तो प्राची, मुझे ये बताओ कि कैसे हार्मनी इंश्योर होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? वेरी गुड, ठीक है। और अनन्या, ये वाली चीज क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, वो अभी बताता हूँ, वो अभी बताता हूँ, मुझे पता है वो आपके लिए टर्म नया है, अभी आप बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी होती है? नहीं, वो अकाउंटेबल ही नहीं होता, टोटल इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना? और यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंटरडिपेंडेंट है। दोनों में डिफरेंस होता है ना। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, जैसे शानी मान लो मैं अपने काम के लिए आप पर निर्भर हूं, आप मेरे ऊपर निर्भर हो, है ना? हम एक दूसरे के सहयोग से ही श्रेया कुछ कर सकते हैं। ये होता है इंटरडिपेंडेंट काम, राइट अनन्या? लेकिन इंडिपेंडेंट क्या होता है? आप अलग देख रहे हो अपना, मैं अलग देख रहा हूं अपना, हम एक दूसरे को कुछ लेना देना नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। अब क्या होता है, मैं जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बता रहा था ना, एक्चुअली मैं लोगों को करवा चुका हूं थोड़ा सा, इसलिए वो टर्म है अभी समझ में नहीं आया, कोई डिफरेंस भी, कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे लिखा हुआ है देयर इज लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट एंड कन्फ्लिक्ट, लेकिन लेस स्कोप है, ऐसा तो नहीं है कि डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकते अनन्या, हो सकते हैं ना। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या कहते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब लेजिस्लेचर मतलब क्या? लेजिस्लेचर मतलब एमपी। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? एमपी प्लस मिनिस्टर्स। थोड़ा सा यहां पर किसी न किसी चीज को लेकर एक ईगो क्लैश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है। अगर ऐसा हो गया किसी भी प्रकार का, मैं आपसे कह रहा हूं एक्स वाई जेड, कोई सा भी मुद्दा अगर हो गया, लड़ाई का विषय बन गया जो इनके बीच में, ये दोनों पार्टीज कहां जा सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, लोकल कोर्ट के पास नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस लेकिन इनकी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ मैंने हाई कोर्ट क्यों लिखा है श्रेया? सुप्रीम कोर्ट के साथ मैंने हाई कोर्ट क्यों लिखा है, बताओ अनन्या को? क्योंकि अनन्या, हाँ हाँ हाँ, होता क्या, होता क्या अनन्या, सुप्रीम कोर्ट ना मयूर क्या होता है, कभी कभार नहीं, बहुत ज्यादा टाइम बीती चल रहा होता है, ठीक है? तो वो ये बोल देता है कि आप हाई कोर्ट के पास पहले चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनन्या ध्यान से सुना मेरे शब्दों को। ईशा, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो, ये आपकी पावर है। इवन जब फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हैं ना सिटीजन्स के, तब भी आशमा सिटीजन डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है आ जाओ मेरे पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक बार, लेकिन मैं ये चाहूंगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर बर्डन है अपने वर्क से, तो आप हाई कोर्ट के पास पहले चले जाओ, ठीक है? इट इज जस्ट लाइक अनन्या, मान लो कि आप यूपीएससी के लिए पूरा एक ट्रेंड कैंडिडेट हो गए हो, एक ट्रेंड स्टूडेंट हो गए हो, सारे सब्जेक्ट से आप फेमिलियर हो अगले साल तक, ओके? अब नेक्स्ट ईयर मैं, मयूर, शाइनी, श्रेया, हम बिजी रहने वाले हैं अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल के अंदर। अब मान लो किसी एक स्टूडेंट का डाउट आता है कि यार ये वाला टॉपिक समझा दोगे। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने ये अनन्या को, ईशा को बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है? तो ये वाला काम, क्योंकि मैं, आशिमा, श्रेया, शाइनी, मयूर सब बिजी हैं हम लोग, तो आप या ईशा उसको पढ़ा दो। हम, मैं ये उनसे कह रहा हूं कि आप मेरे पास आके पूछ लो, एक बार आप अनन्या और ईशा से पूछ लो, अगर वहां से समझ में ना आए तो मेरे पास चले आना, लेकिन अगर आप डायरेक्टली मेरे पास भी आकर पूछना चाहते हो डाउट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए? ये कुछ ऐसे काम करता है वाला फंडा।
हमने हमने रोका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है अपने पास आने से। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है भाई मैं ओवरबर्डन हूं, हाई कोर्ट के पास एक बार चले जाओ। श्रेया जरा बताओगे शाइनी अनन्या को कि जुडिशरी कितना ओवरबर्डन है, आंकड़े दोगे जरा। 5 करोड़ पेंडिंग केसेस चल रहे हैं अनन्या, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं जुडिशरी में ओवरऑल हमारे देश में। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? जुडिशियल वैकेंसी। जजेस की नियुक्ति ही नहीं करते हैं प्राची, ये वाली बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी है ना। जजेस की नियुक्ति ही नहीं होती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जब सरकार चलाते हैं क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी हाउस के प्रति, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर सेनेट के प्रति? नहीं है ना। बाय इट्स वेरी नेचर पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिशेस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मिनिस्टर जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि अगेन वही वाली बात कह रहा है, मिनिस्टर मतलब कौन? एग्जीक्यूटिव। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट मतलब कौन? लेजिस्लेचर। फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अब ओमिशन कमीशन की मतलब हिंदी बेसिकली होती है हर किसी चीज के जो भी मंत्री करता धरता है, ठीक है, तो उसके लिए उनकी जवाबदेही तय है पार्लियामेंट के लिए। अनन्या ये हिंदी समझ में आई? ज्यादा तो नहीं हो गई? आ गया ना, ठीक है। सब मतलब मुझसे पूछ लिया करो, मेरी आदत है मैं ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है। कोई अगर हिंदी में कोई दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ लिया करो। तो मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ठीक है। अगर मंत्री किसी भी चीज के करता धरता है, उनसे उन्होंने कोई भी कर्मकांड कर रखा है, कुछ भी है, तो उनकी जवाबदेही है पार्लियामेंट के लिए, उनकी जवाबदेही है लेजिस्लेचर के लिए। अच्छा, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में कोई फर्क होता है? नहीं होता कोई फर्क। एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट में कोई फर्क होता है? नहीं। जुडिशियल कोर्ट में कोई फर्क होता है? नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम के नाम है बस, ये टेक्निकल नाम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हमें अगर आराम से बोलने तो हम क्या बोलेंगे? सांसद, मंत्री, मंत्रिमंडल और कोर्ट, वकालत, न्यायालय, वकालत का न्यायालय, ठीक है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करता है ओवर द मिनिस्टर्स थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर में जरा बताओ शैनी हम सबको कि क्या होता है? नहीं नहीं, क्वेश्चन आर के अंदर होता क्या, ये प्रक्रिया क्या होती है? क्वेश्चन अगर आपको, जैसे अगर हम लोग को समझाना है, पार्लियामेंट के अंदर एक 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 चीज है क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर के अंदर कौन किससे क्या कर रहा है? एमपीज जो हैं वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, है ना, इस पॉलिसी के बारे में बताओ। हाँ, होता है, वो क्वेश्चन आर का होता है। और श्रेया जरा ये बताओ अनन्या को, सबको, कि पार्लियामेंट का जो सेशन है जब शुरू होता है, वैसे पहले तो ये बताओ साल में पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? 3 होते हैं। अनन्या ध्यान से सुनना इसको। एक होता है बजट सेशन, जिसको हम लोग समर सेशन भी कहते हैं। ये कब से स्टार्ट होता है? 1 फेब से। और इस दिन क्या एक और चीज क्या आती है 1 फेब को? बजट। बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या आता है?
इकोनॉमिक सर्वे। ये मैं सारी प्रक्रिया बताते चल रहा हूं अनन्या, सारे डॉट्स एक टाइम पर कनेक्ट हो जाएंगे। हर एक चैप्टर में ये ऐसे ही होता है, ठीक है, कि आप मल्टीपल चीजें कनेक्ट करते चलो, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये रहेगा अच्छा चलो इतना तो मैं जानती हूं, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। 31 जन को इकोनॉमिक सर्वे आता है। बजट से एक दिन पहले लाने की इसको कन्वेंशन है, कहीं पर भी लिख नहीं रखा है, कोई अनिवार्य चीज नहीं है। अनिवार्य समझते हो, कोई भी क्या कहेंगे मजबूरी नहीं है कि ये लाना ही लाना है। इट इज नॉट अ ऑब्लिगेशन, मैंडेटरी नहीं है। इस बार जैसे बजट आने वाला है क्या श्रेया? नो, इंटरिम बजट है। क्यों है इंटरिम बजट बताओ सबको? दिस इज विच ईयर? इलेक्शन ईयर। तो जब नई सरकार बनेगी तब वो अपना बजट पेश करेगी। तो अगर इंटरिम बजट आने वाला है तो इस साल हम 31 जनवरी को क्या इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे? नहीं आएगा, अभी इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा। जब फुल फ्लेजेड बजट जो है पेश होगा सरकार के बनने के बाद तब आएगा। हमें अपना इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के बाद देखने को मिलेगा, और फुल फ्लेजेड बजट भी। यानी कि इस बार बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो अभी तक हमें प्रीलिम्स से पहले प्रिपेयर करना होता था, अब वो हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पहला सेशन समझ गए प्राची, ईशा? बजट या समर सेशन? ठकराइन नहीं है क्लास में? ठकराइन नहीं है। उसके बाद दूसरा सेशन श्रेया बोलो ना जल्दी। मॉनसून सेशन। और तीसरा विंटर सेशन जैसा भी खत्म हुआ है। तो ये कब से कब तक चलता है जल्दी बताओ श्रेया, शैनी? फरवरी से मई तक 4 मंथ चलता है। मॉनसून सेशन गैप कौन से महीने का होगा? जून का छोड़ देते हैं, जून जुलाई। स्टार्ट कहां से हो रहा है ये? जुलाई, जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई से सितंबर तक है ना। फिर अक्टूबर नवंबर का ब्रेक, सितंबर अक्टूबर, 1 महीने का ब्रेक। ठीक है, भूल गया था मैं। नवंबर और दिसंबर में है ना। ठीक है, फिर जनवरी का फिर ब्रेक, और फिर फरवरी से दोबारा ये प्रक्रिया चालू है ना। ठीक है, ये 3 महीने, ये 3 तरीके के 3 सेशन होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे चलते हैं। ओके ईशा, अनन्या, आप लोग पहली बार इसको सुन रहे हो इसलिए मैं बार बार आपका नाम लेके बुला रहा हूँ उसको। फरवरी टू मई 4 महीने हो गए, 1 महीने का फिर ब्रेक, जून का ब्रेक, जुलाई से लेकर सितंबर 3 महीने हो गए, मानसून सेशन चलेगा। फिर 1 महीने का ब्रेक सितंबर के बाद अक्टूबर है ना। अक्टूबर का ब्रेक हो गया, नवंबर दिसंबर में अब 2 महीने चलेगा, यानी कि 4 महीने चलता है बजट सेशन है, समर सेशन जिसको कह लो। 3 महीने चलता है मानसून सेशन, 2 महीने चलता है विंटर सेशन। विंटर सेशन खत्म हो चुका है, इसका मतलब दिसंबर निकल नहीं क्या मेरे हिसाब से, मेरे कैलेंडर में, मेरे घर में तो निकल गया। मैं तो न्यू ईयर भी मना लिया। मैं 24 में खड़ा हूं, आप कहाँ हो? अच्छा, नवंबर से दिसंबर, ठीक है। अब बात यहां पर चल रही थी कुछ ऐसी कि यहां पर लिखा हुआ था पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आर, डिस्कशंस, एडजर्नमेंट मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन ये वाला काम एमपीस मंत्रियों के साथ करेंगे कब? कल सुबह लोकसभा चले जाएं वो लोग? लोकसभा खुली है अभी अनन्या कल सुबह? नहीं,
मंथ मैंने दिखा दिए ना। ये नवंबर दिसंबर में खुली थी क्या? यस। अब जब भी ये सेशन चलते हैं, ये सारे सेशन जब भी चल रहे होते हैं, फेब्रुवरी के महीने में स्टार्ट होगा समर सेशन, हाँ या ना? जुलाई के महीने में स्टार्ट होगा मॉनसून सेशन, और नवंबर के महीने में स्टार्ट होगा विंटर सेशन। इन सेशंस को बुलाता कौन है? हु कॉल्स दीज सेशंस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी ये सेशन स्टार्ट होते हैं, श्रेया टाइमिंग क्या होती है? सुबह 11 बजे। 11 बजे से पहला सेशन, सेशन ही, सॉरी 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 सॉरी, सेशन तो पूरा होता है। ये जो फरवरी से मई तक चल रहा है ये सेशन, जुलाई से सितंबर ये सेशन, नवंबर टू दिसंबर ये सेशन। जैसे हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, तो आप जैसे मुझसे पूछ, मतलब मुझसे पूछ सकते हो कि हम एक सेशन लगा लें, क्या लगा लें। लेकिन पार्लियामेंट के केस में तो सेशन नहीं बोलते हम लोग को, सेशन तो पूरा ये ड्यूरेशन होती है। हम लोग क्या बोलेंगे? पहली सिटिंग है ना। एक सिटिंग कब से कब तक होती है? 11 से, नहीं 12 नहीं, 1 PM। 2 बजे तो लंच ब्रेक होता है, ठीक है। अब ये 11 बजे जब ये बोल रहा है क्वेश्चन आवर, तो पहला 1 घंटा होता है ना श्रेया। तो वो कितने बजे से कितने बजे तक हो गया? 11 AM टू 12 PM। ये वाला जो घंटा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर। बाग, हाँ, क्या शनि क्या कहते हैं? हाँ, क्वेश्चन आवर ही कहते हैं। बाकी दिन में कोई सी भी मीटिंग होगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे? बाकी सब कुछ 0 आवर होता है ना श्रेया। बाकी पूरे दिन की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद वो 0 आवर की होती है, फिर वो जितनी बच जाती है। अच्छा, वो 0 आवर होता है। अच्छा, तो 0 आवर कब से कब तक होता है? अच्छा, मेन डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले यहां पर कोई कैसा भी क्वेश्चन रेज कर सकता है, राइट? ठीक है। लेकिन ये वाला जो 1 घंटा है ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन आवर। ओके। मैं वही तो कह रहा था आपको कि इसके बाद जो भी मेन प्रक्रिया जो चलती रहती है, क्योंकि टाइम तो कोई होता नहीं उसका, तो 0 आवर ही तो होगा ना फिर क्वेश्चन आवर के बाद जो भी टाइम डिस्कशन का होगा। खींचने को वो कितना भी खींच सकता है लेकिन ये तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे ना। हाँ, खैर इतना टेक्निकल में नहीं जाते हैं। अनन्या, पहले बताओ इतना समझ में आया आपको? अब क्वेश्चन आर में मान लो कि अनन्या आप एमपी हो, ठीक है, और कोई सामने मंत्री है, मान लो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। क्या सवाल जवाब रहेंगे आपके? क्या पूछना चाहोगे उससे? हम्म? प्रधानमंत्री के सामने मान लो, और बताओ इससे अच्छा क्या ऑप्शन दूं? मोदी जी खड़े हैं आपके सामने, आप एक एमपी हो लेकिन आप मंत्री नहीं हो, सामने आपके मोदी जी खड़े हैं, क्या सवाल जवाब करोगे आप उनसे? कोई सा भी क्वेश्चन, वायलेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई सी भी प्रक्रिया, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। ओके। तो पार्लियामेंट जो है मंत्रियों के ऊपर कंट्रोल अपना लगाते हैं थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आर, डिस्कशंस, एडजर्नमेंट मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए तो क्या होगा सरकार के साथ? ईशा, क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए श्रेया जरा बताओ सबको कि हमें कितने मेंबर्स की मंजूरी चाहिए होती है पहले? खाली पन्ने पर कितने मेंबर साइन करेंगे पहले? 50 मेंबर्स। मतलब अनन्या, प्राची, समझ रहे हो? एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ ये वाला, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लास्ट के दो ये जो हैं लिखे हुए हैं, इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी पहले 50 MPs की सहमति चाहिए होती है, 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। ओके।
बाद में वोटिंग होगी इसके ऊपर। तो इस वाले पॉइंट में मैंने काफी कुछ समझा दिया आपको, एक ब्रीफिंग दे दी। कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो किसी को भी? ईशा, अनन्या, आशमा? किसके द्वारा मतलब? ऑब्वियस ही बात है, सरकार अपने खिलाफ तो लेकर नहीं आएगी लो एडजमेंट मोशन, है ना? एडजमेंट मोशन बाकी जो एमपीज हैं जो सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, बेसिकली वो एडजमेंट मोशन को पास कर कर एक ग्राउंड भी बना देंगे आगे चलकर कि हमें सरकार पर ट्रस्ट नहीं है, सरकार अपनी मतलब वो है मेजोरिटी एंजॉय नहीं करती, कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करती, बेसिकली मेजोरिटी नहीं, कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करती है उसका। ओके, हाँ, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे पार्लियामेंट के चैप्टर में, लेकिन वो बताऊंगा मैं आपको। मैं तो आपको रूटीन देते ही चल रहा हूँ, सब कुछ रेडी है, सेटअप, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप करते चलना। अनन्या, आप धीरे धीरे करके टॉर्टोइस रेस चलते चलो, बेबी स्टेप्स रखते चलो, आपको धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं सिर्फ इतने पैराग्राफ की डिस्कशन को ले लूं श्रेया, 45 दिन तो लग ही जाएंगे ना, मैं अगर इसको पूरा डिकोड कर दूं अगर मैं इस पैराग्राफ को, तो एडजमेंट मोशन, डिस्कशन, क्वेश्चन आर, और ये एक्सेट्रा में भी श्रेया बहुत कुछ छुपा हुआ है ना। एक्सेट्रा में पूरे लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर समझ आता है, ठीक है? इट प्रिवेंट्स पार्लियामेंट, टॉपिक से भटकना मत। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फायदे क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के? हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये 2 पॉइंट सबको समझना है, पहले बताओ जल्दी फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई भी डाउट है तो मुझे यहीं रोक दो, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, कुछ भी A to Z बताओ। शाइनी, आज वो डाउट क्लियर हो गया था ना आपका, बाइनरी स्ट्रीम जनरेशन वाला पावर प्लांट? पक्का ना? ठीक है। प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। अब देखो, स्टेट में भी होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हम लोग स्टेट में अगर होगा तो क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। यानी कि अनन्या, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, PM एंड एस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड CM एंड एस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिज और हर। तो डेस्पोटिज्म का पहले बताओ ये मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेस्पोटिज्म? बताओ आशिमा। तानाशाही, वेरी गुड। किसने बोला ये? गुड ईशा। तानाशाही, एक पर्सन की चलना। अब ये डेस्पोटिज्म क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वो मोटे के पास है, किम जोंग उन, उसका रूल डिस्पोटिक है, ऑथोरिटेरियन है, डिक्टेटोरियल है। खैर, जब हम PSIR करेंगे, पॉलिटिकल साइंस को डेप्थ में जानेंगे, मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको फर्क बता दूंगा। ये सब चीज़ें जो आप साथ में बोल जाते हो ना, आपके लिए एक ही मतलब होता है अभी ये डेस्पोटिज्म, डिक्टेटोरियल, ऑथोरिटेरियन, बार ये जो वो है क्रूअल रूल, ठीक है? सिमिलरली आप फ्रीडम और लिबर्टी अभी तक एक समझते हो कि एक चीज़ होती है, हम जानेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि देखो ये चीज़ ना स्कॉलर्स या फिर थ्योरिस्ट बोलते हैं डिटेल में, ठीक है? लेमन लैंग्वेज से अगर आप बात करो तो वो बिल्कुल सेम चीज़ होती है। और आशिमा, कल सिर्फ आपने ही वो भेजा था मुझे, ब्रिलियंट, ठीक है? आपने सही बोला था, आपने मुझे भेजा था आंसर अपना, जो मशीन्स में आपको बोल रहा था, वी पैट मशीन्स। आई थिंक इसकी फुल फॉर्म होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से ये फुल फॉर्म होती है। ट्रेल होता है, वी पैट। अच्छा, ट्रेल, मैं ट्रायल कह रहा हूँ, है ना? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसके अंदर क्या होता है? जब आप EVM को दबाते हो, क्लिक करते हो, तो यहां पर लिखा आ जाता है कि येस यू हैव वोटेड फॉर थर्ड पर्सन और विच पर्सन। आपको मतलब क्या कहते हैं उसको, आप अपना रिव्यू कर सकते हो यहाँ पर बेसिकली। इमेज भी आती है, मतलब वो अलग अलग होता है सिस्टम जो भी है, लेकिन ये हमारे देश में ये शुरू हो गया था जब से मोदी सरकार के ऊपर अपोजिशन ने ब्लेम लगाना शुरू करवाए थे 2019 के इलेक्शन से पहले कि ये चीटिंग करवाते हैं BJP वाले, और ये ना धांधलेबाजी कर रहे थे EVMs में।
क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, इनको इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से वोट मिले जो भी मिले। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वैसे ये वाला ब्लेम ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सहना पड़ता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था ईवीएम के साथ अगर कोई भी इस देश का हैकर अगर खिलवाड़ करके दिखा दे ना, वो जो बोलेगा हम उसको दे देंगे। ओपन चैलेंज दिया था उसने कि हैक करके दिखा दो ईवीएम को, दम है तो। नहीं, कोई भी नहीं गया। मतलब ट्राई करा था, मतलब किसी ने, हुआ नहीं, किसी से कुछ भी नहीं हुआ। तो अंडर दिस सिस्टम, फिर ऑपोजिशन बोलती है शायद से इसमें भी कुछ होगा। अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट इन अ सिंगल पर्सन। दिस डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, डिस्पर्सल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दिस डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी चेक्स द डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि वो डिक्टेटरशिप ना बन, डिक्टेटर की तरह रूल ना करे, तानाशाही की तरह रूल ना करे। अनन्य समझते हो तानाशाही या डिक्टेटर क्या होता है? ज- जब आप किसी के विल के अगेंस्ट जाकर कुछ काम करते हो और अपनी अपनी चलाते हो, और आपसे कोई कुछ फालतू का सवाल जवाब नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे इंटरव्यू रूम में पूछा जाए श्रेया कि अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में रहे हैं, उनमें से आप किसके रूल को डेस्पोटिक या फिर डिक्टेटोरियल कहोगे, तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, श्रेया आप क्या कहोगे? जितने भी प्रधानमंत्री को अभी तक आप जानते हो सिंस 1947, मतलब बता दो। 52, मतलब इलेक्शन तो 52 से हुए थे। लिस्ट दो मतलब जरा, शुरुआत से। ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटोरियल? प्रेसिडेंट की बात ही नहीं कर रहा मैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। प्राची, वो वहीं काट के रख देंगे आपको। ये बोलना भी मत, ठीक है। ये ट्रैप जोन है। श्रेया वेरी गुड, गुड डिफेंड मयूर, ब्रिलियंट। ये कभी भी बंद कमरों में बात करने लायक होती है ये, ठीक है। वहां नहीं। हाँ, ये बोलना नहीं है, लेकिन वहां पर ये वो बंद कमरा होगा, लेकिन कुणाल फिर पता नहीं लगेगा कि कुणाल कभी गया था अंदर कि नहीं गया था। ठीक है। श्रेया मयूर, मैं तुम लोग को ट्रैप करूँ तो क्या करूँ? नए फाउंडेशन कोर्स के बच्चे लाने पड़ेंगे, निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। तो अंडर दिस सिस्टम executive authority is vested in a group of persons and not in a single person. This dispersal of authority checks the dictatorial tendencies of the executive. Very good। लेकिन यार ये ना, आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि जब मैं बोलता हूँ अगर आप इंटरव्यू रूम में बैठे हो, तो ये चीज़ शो करती है कि आप इमेजिन करते हो उस चीज़ को। अच्छी चीज़ है, इससे दो काम आपके हो जाते हैं। एक तो तुम गर्व से अपना सीना चढ़ा करके बैठ जाते होगे, है ना। दूसरा, ऐसे एफर्मेशन ऑटोमेटिकली मर जाती हैं, मतलब मार लेते हो एफर्मेशन, यूनिवर्स को दे देते हो। और तीसरी चीज़, आंसर भी तुम्हारा वैसे ही निकलता है जैसे रियल किसी का निकलना चाहिए। शाबाश। मेंटेन दिस टेम्पो। दिस dispersal of authority checks the dictatorial tendency of the executive. Moreover, the executive is responsible to the parliament and can be removed by no confidence motion. नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए अनन्या कितने मेंबर्स की मंजूरी चाहिए? एटलीस्ट एक्सेप्ट करने के लिए भी 50। ये वाली बात याद रखना। और एक और मोशन होता है जिसके लिए 50 की मंजूरी चाहिए, वो कौन सा होता है? एडजर्नमेंट मोशन। ऊपर पढ़ाया ना ये मैंने, एडजर्नमेंट मोशन। धीरे धीरे करके अनन्या, प्राची, सब कुछ जबान पे बैठ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मयूर भी जब आया था बहुत गवार था, होशियार बना नहीं, देखो मैंने उसको आपके सामने, ठीक है। हाँ, ये सब गवार थे। तो रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, इन केस द रूलिंग पार्टी लूजेस इट्स मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी लूज कर गई। अब मेजोरिटी क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, 543 मेंबर्स हैं। नहीं, राउंड फिगर में ले लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
राउंड फिगर का कर देते हैं कुछ ऐसा, 500 कर देते हैं। 500 की मेजोरिटी क्या होती है? और प्राची अगर आज गलत बताया ना तो गरम गरम तवा लगा लेना अपने चेहरे पे। पक्का मयूर 251? मैं बस मेजोरिटी पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ और टर्म बोल ही नहीं रहा। ठीक है, 50% कितना होता है? जीतोगे 50% आई, +1 से मैं आ गया मेजोरिटी में। ठीक है, कितना हुआ? 251। एक सरकार है, उसके पास अभी उसके पास अभी 300 सीट्स हैं, यानी कि उसके मेंबर्स कितने होंगे पार्लियामेंट में? 300। 300 सीट का मतलब 300 बंदे ही होते हैं ना, 300 एमपी होते हैं, है ना? अभी ये सरकार मेजोरिटी में है श्रेया, इस केस के हिसाब से 251 के हिसाब से है। अब अनन्या, 300 लोगों में से 90 लोग जो हैं वो बागी हो गए, मतलब वो बगावत कर गए, गद्दारी कर गए इस पार्टी के साथ और छोड़ के चले गए इस पार्टी को। अब ये कितनी सीटों के साथ रह गई ये वाली पार्टी? 300 माइनस 90, 210। मेजोरिटी कितने की थी? अब है मेजोरिटी में ये? नहीं। प्रेसिडेंट देखो, प्रेसिडेंट एक बार को उनको समय दे सकता है, राइट शनी? अपनी मेजोरिटी प्रूव कर लो, अदरवाइज गई सरकार। अगर ये नहीं कर पाए रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, इन केस द रूलिंग पार्टी लूजेस मेजोरिटी, ये मेजोरिटी में है, ये उस केस में देखो मेजोरिटी में ये तब है मैं वो अदर, हाँ हाँ समझ गया। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन वो मैं केस बता रहा हूँ ना यार, अभी फिर एक बातों में फिर बड़ी सारी बातें निकल जाती है ना रियल कॉन्स्टिट्यूशन की तुम अच्छा नंबर काउंट कर करके मुझे वो कर रहे हो ये मतलब बेसिकली जितने चाहिए अभी इतने किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे हम ऐसा कहते हैं 3 से 4 ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर आ गई हैं और वो 300 से ज़्यादा उनके पास सीटें हो गई हैं अब तो प्रेसिडेंट उसको इन्वाइट कर लेगा। लेकिन खैर कुल मिलाकर हमारा टारगेट अभी ये वाली पार्टी है और इसको हम बीजेपी मान लेते हैं। ठीक है, आराम से समझने के लिए इसकी चली गई मेजोरिटी। ठीक है, अब मेजोरिटी चली गई तो हेड ऑफ द स्टेट, भाई कौन है हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका के अंदर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन होता है? दोनों, दोनों प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट कैन इनवाइट द ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कैन इनवाइट। और इस केस में प्रेसिडेंट अपना क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं जब किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है तो? डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन, पहले पहले तो बताओ क्या यूज कर रहे हैं? डिस्क्रिशन। लेकिन क्या ये डिस्क्रिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होता है कहीं अनन्या श्रेया प्रेसिडेंट के मामले में? नहीं, दिस इज नोन एज सिचुएशनल डिस्क्रिशन। सिचुएशन आप पढ़िए तभी तो अनन्या ये चीज पता है ना, फर्स्ट क्लास के अंदर बताई थी। सिचुएशनल डिस्क्रिशन, जो भी रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो ना उसको अनन्या उतने ही संभाल के रखना जितने बॉयफ्रेंड के खत को संभाल के रखा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज हेरा फेरी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, हाँ, बंदे का नाम एक बार को मिट जाए फोन से आपके, लेकिन ये नोट्स नहीं मिट गायब होने चाहिए। ओके, हाँ वो तो फिर से और मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ये मेहनत दोबारा नहीं मिलेगी। तो इन केस रूलिंग पार्टी लूजेस इट्स मेजोरिटी, head of the state can invite the opposition party to form the government. This means an alternative government can be formed without fresh elections.
इलेक्शन करवाने की जरूरत पड़ रही है अगर सरकार गिर गई है तो? नहीं ना। राष्ट्रपति यहां पर इनवाइट कर रहा है। अच्छा, इनवाइट किस किस को कर सकता है, कैसे कैसे केस में? जैसे उसने यहां पर बोल दिया कि ऑपोजिशन को बोल सकता है, कि मतलब किसी को भी बोल सकता है कि मतलब अगर वो कोलिजन हो, गठबंधन के साथ हो वो पार्टीज, ठीक है, किसी भी केस में बोल सकता है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? किसी को भी इनवाइट कर सकता है। लीडर तो मेजोरिटी पार्टी तो है ही नहीं ना कोई। इस केस में क्या है, मैं वही तो समझा रहा हूँ श्रेया, इस केस में क्या है, वो किसी को भी बुला सकता है। ये तो हमने शनि डिस्कस करा था। भले किसी के नंबर कम भी हो ना, अब तो कोई मेजोरिटी प्रूफ कर ही नहीं पा रहा है, वो किसी को भी इन्वाइट कर सकता है और कोई उसका कुछ कर सकता है इस केस में। हाँ, भले सिचुएशन में आई है, लेकिन वही वाली बात है ना, मौके का फायदा कौन छोड़ता है? और उसकी पावर उसको अलाउ करती है कि बीइंग राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एंजॉय करे इस वाली पावर को, लेकिन ओनली व्हेन द सिचुएशन अराइजेस। ये जो 90 हाँ छोड़कर गए, क्या बोल रहे हो? हाँ, उनका तो बाई इलेक्शन होगा वो, आगे चलकर उसके लिए एक डेट वगैरह निकल कर आएगी, वो तो बाई इलेक्शन होगा। लेकिन उसमें भी ना तीन चार चीज़ें हैं। हमें पहले ये देखना पड़ेगा, शैनी याद है कि अ, एक पार्टी से कितने मेंबर्स अगर मेजोरिटी में अगर वो छोड़कर गए हैं तो वो फिर डिफेक्शन नहीं माना जाता, बगावत नहीं मानी जाती है ना? टू थर्ड होना चाहिए। अनन्या, इतनी बातें क्लियर हुई अभी? जो ये लोग पूछ रहे हैं उसको दिमाग से निकाल दो अनन्या, ठीक है? वो अलग टेक्निकलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो आप भी सीख जाओगे, ठीक है? अभी जिसको ईशा, जैसे अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ गया कुणाल, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब सीख जाओगे। फर्स्ट डे याद रखना, कोई सी भी फील्ड हो, कोई सी भी फील्ड, दुनिया जहां की कोई सी भी फील्ड पकड़ लो, पहले दिन ना वजन गिरता है किसी का, पहले दिन ना किसी की बॉडी बनती है, पहले दिन ना कोई टॉप करता है, पहले दिन ना कोई फेल होता है, ठीक है? पेशेंस रखने में जो मजा है ना, वो संसार में किसी चीज में नहीं है। जिस दिन पेशेंस के फ्लेवर को टेस्ट करना सीख गए ना किसी भी फील्ड में, तुमसे बेटर उस फील्ड का कोई बाप नहीं बन सकता। तो इन केस रूलिंग पार्टी लूजेस मेजोरिटी, हेड ऑफ द स्टेट कैन इनवाइट द ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यहां पर ऑपोजिशन का मतलब थोड़ा सा ब्रॉड है, कोई सी भी पार्टी जिसके इस पार्टी के बाद सेकंड बेस्ट नंबर थे वो पार्टी, उसके बाद कोलिजन पार्टीज अगर मिल गई हो तो वो पार्टी, कोई सा भी हो सकता है, ओके? दिस मीन्स एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फाउंड विदाउट फ्रेश इलेक्शंस। तो एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे डॉक्टर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स, उनका ये कहना था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है? जैसे लीडर ऑफ द हाउस किसको कहते हैं हम लोग? लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? जनरली प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद राज्यसभा में हो तो वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसी भी पर्सन को टू सर्व एज लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है? इन लोकसभा लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के अंदर भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस में होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, बिल्कुल, ठीक है? ये ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर क्यों है प्राची? क्योंकि जैसे ही अगर ये वाला प्रधानमंत्री और उसकी सरकार गिर जाए, इसके अगेंस्ट में जो अभी तक इसका विरोधी दल का नेता था, वो प्रधानमंत्री और अपने बंदों को लेकर मंत्रिमंडल बनाने बनाने मंत्रिमंडल को लेकर सरकार बनाने को तैयार है वो। अनन्या, समझ में आया मैं क्या बोल गया?
आपने मेजोरिटी लूज कर दी, प्रेसिडेंट किसी को भी बुला रहे हैं, तो वो सारे लोग ऑपोजिशन के पार्टी थे, अब दे आर रेडी टू सर्व एज प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्म देयर गवर्नमेंट। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट गिरी है, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे क्या है, गवर्नमेंट गिरी क्या, मेंबर्स ही तो छोड़ के गए, उनकी गद्दारी की वजह से तो ऐसा हुआ। मैं बताता हूं, इसका केस बताता हूं। श्रेया याद करो, चौधरी चरण सिंह को खींच लिया था इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई के टाइम पर, है ना, और कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया उनको, खुद की सरकार गिरी और कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया कि हम तुम्हें बना देंगे प्रधानमंत्री, बने भी प्रधानमंत्री, वचन निभाया इंदिरा गांधी ने। लेकिन इंदिरा गांधी बोलती है मैंने ये तो नहीं कहा था कि 5 साल निभाऊंगी वचन, तुमने शायद से ध्यान से सुनी नहीं मेरी बात। तो उन्होंने कहा मैडम आप क्या करना है, अब आप सुबह कल तमाशा देखना लोकसभा में कल क्या होता है। क्योंकि ये तो गद्दारी है, तो निर्बल तो ठीक है। समझ गए ना चीज प्राची? प्राची किसी से प्यार करते हो तुम? किसी से प्यार करते हो तुम? कोई तुमसे करता है? अच्छा, अरे वाह, खुद नहीं करती कोई इससे करता है, वेरी गुड। ठीक है, उसने तुम्हें टाइम लिमिट दी है कि तुम्हें मैं इतनी इतनी डेट तक इतने इतने साल तक प्यार करूंगा? नहीं ना, हाँ कभी भी गिर सकती है तुम्हारी सरकार, रेडी रहना, है ना, ये चीज है यहाँ पे। वाइड रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, executive consists of a group of individuals, ministers who are representatives of the people। मैंने एक टर्म यूज करी थी ना अनन्या अभी से कुछ क्लास पहले, जनता के प्रतिनिधि, यही है वो, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, है ना, मंत्री देखो, मंत्री है ना जनता के प्रतिनिधि। अच्छा, मोदी जी किसके प्रतिनिधि हैं? अरे कौन सी जनता? वेरी गुड मयूर, वेरी गुड, यही जानना चाहता था। पहले सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उसके बाद पूरे देश के। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर मुझसे सवाल जवाब करो ना, तो मैं ये कहूंगा फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्या पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं क्या? कोई भी बाकी जो सांसद हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो संभाल रहे हैं। गौतम गंभीर एक सांसद है, सरी देवल एक सांसद है। दोनों इस बार इलेक्शन से ही आए हैं, नॉमिनेटेड तो नहीं है ना राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। मयूर जैसे आप उस दिन शायद से कह रहे थे कि मुझे तो अभी पता लगा कि गौतम गंभीर है हमारे तो दिल्ली में। हाँ अब अच्छा, हाँ, हंस के बारे में आप कह रहे थे कि अभी मुझे पता लगा चाहिए भी सांसद है ना। अब अच्छा एक बात बताओ, वो क्या केरला के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? प्रतिनिधि है वो उनका? नहीं ना, जहां की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है उधर का भी नहीं है शायद से। अब जैसे वही वाली बात हो जाती ना, आप में से कितने लोग अपने एरिया के एमपी को जानते हैं? अनन्या बताओ, आपके एरिया का एमपी कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन, और एमएलए कौन? आया कभी कोई घर मिलने? अनन्या कोई जीवन में दुख तकलीफ तो नहीं है, बताओ बेटा, है ना। क्योंकि ये लोग साइलेंटली मारते हैं अनन्या। तो जो साइलेंटली किसी पर्सन की कोई मारना जानता है, तो फिर वो बाम क्यों लगाएगा? तो इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मिनिस्टर्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। Hence, it is possible to provide representation to all sections and regions in the government. Prime Minister, while selecting his ministers, can take this factor into consideration. इसका मतलब ये, मुझे अपने मंत्रिमंडल में विभिन्न इलाकों से मंत्री चाहिए। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे मैं पर्सनली बात करूं, मैं कहां का हूं, दिल्ली और ग्वालियर का, मध्य प्रदेश, ठीक है।
मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा यही रहेगी कि यहाँ के लोग, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग, है ना। लेकिन अगर मुझे सच में अच्छा नेतृत्व करना है भारत की जनता का, मेरे पास एक पंजाब से आया हुआ पर्सन होना चाहिए, दक्षिण भारत से होने चाहिए काफी लोग, नॉर्थ ईस्ट से होने चाहिए, है ना, और ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। और आप मोदी जी का मंत्रिमंडल इमेजिन करके देख लो, हर एक इलाके से, यहां से जितने मैंने रीजन के नाम दिए आपको मिलेंगे। ठीक है, लेट मी शेयर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद यू। अभी एक ये मूवी आई है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, आप जरा इसको देखो, इसका ट्रेलर देखो जरा एक बारी, ठीक है, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। The situation has gotten worse, Mr. Prime Minister. They are gradually trying to take over Kargil. यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहाँ तिरंगा फहराना अपराध है। अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है। जनसंघ की आवाज देश तक पहुँचाने के लिए हमें संसद तक पहुँचना होगा। बलरामपुर, मैं आपसे आपकी निराशा, दुख, डर, ये सब आपसे छीनने आया। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूँ। 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4। और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इसमें किस अवस्था। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? वो लाइट चली गई है, जरा मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट करा, जस्ट अ मिनट। स्वराज है अरुण जेटली, मैं प्रमोद महाजन, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी। वो आपके विपक्षी नेता थे। तो विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी, आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ। जी। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए।
Musharraf is threatening with a nuclear attack. यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा। ये मूवी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। मैं वैसे भी आपको फाउंडेशन कोर्स में बहुत कम चीज़ें देखने को, ऐसी कुछ चीज़ें बोलता हूँ, ठीक है। लाइक लेजेंड ऑफ भगत सिंह मैंने आपसे बोला, जोधा अकबर मैंने आपको बोला देखने को, पद्मावत बोला मैंने आपको देखने को। तो उनमें से ये भी चीज़ एक है, क्योंकि आपने इश्यूज देखे होंगे, इसके टाइटल्स आपने देखे होंगे, ये राम जन्मभूमि डिस्प्यूट, पोखरन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा ज्ञान जो है इस मूवी के अंदर मिलेगा। देखो मेरा दिमाग ना एक अलग पर्सपेक्टिव से वर्क करता है चीज़ों को सीखने के लिए। मैं इनफैक्ट अगर मुझे कोई सेक्स स्टोरी से भी कोई अगर अच्छी चीज़ मिले, कोई ऐसी वेब सीरीज़ है जो कि बड़ी नोटोरियस है, एडल्ट है वो कंटेंट उसके अंदर, मैं उससे भी कोई चीज़ ऐसी सीखने की कोशिश करता हूँ कि जिससे अगर कोई ट्रेलर आया, कुछ भी आया अगर ऐसा, तो मेरे यूपीएससी में काम आ सके, वो मैं एथिक्स में कहीं ना कहीं लिख सकूँ। जैसे मैंने आपको बताया था विजन आईएएस के एथिक्स के टेस्ट सीरीज़ में मैं अभी तक का एक हाईएस्ट स्कोरर हूँ उसके अंदर, जिसमें मैंने ये जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं विद रिगार्ड टू कॉन्डम्स, वो कैसे पोर्ट्रे करनी चाहिए जब बच्चे उसको देख रहे होते हैं, उसके ऊपर मैंने अपना एक आंसर लिखा था। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले तो आपको किसी भी चीज़ से शर्माना नहीं चाहिए, कंसिडरिंग आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बड़े एथिकल हो, ठीक है। आपको उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें सॉल्व करनी है, देखना है, पर्सपेक्टिव हर चीज़ का होना चाहिए, आपको नज़रें नहीं फेरनी चाहिए किसी भी चीज़ से। तो उनमें से ये मूवी में अगर आप देखो, अगर एथिकल क्वालिटीज़ अटल बिहारी वाजपेयी की, तो एक तो नेहरू जी की तस्वीर ना हटवाना, ठीक है। दूसरा बैलगाड़ी से आना, फिर उनकी धमकी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक अगर हम पे करता है, ये वाली बात मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स में वैसे भी कई बार बताई हुई है। उन्होंने बोला था कि कल सुबह पाकिस्तान नहीं रहेगा वर्ल्ड मैप पर, ठीक है। और श्रेया देखा 504 लोकसभा की सदस्य की उस टाइम पर लोकसभा थी, है ना। और जब ये जनसंघ के मेंबर्स आते हैं शुरू शुरू में तो ये 4 होते हैं, और जब उनकी पहली बार सरकार गिरी थी तो सिर्फ मात्र 1 वोट से। तो इसकी मेजॉरिटी की आप अहमियत समझते हो अनन्या? अब समझ में आया 251 जैसे जो नंबर है, अगर इसमें से 252 हो और मतलब 251 ही हो और एक मेंबर अगर एक सपोर्ट खींच ले तो कैसे सरकार गिर जाएगी, ठीक है। अब इनको इस मूवी के अंदर ना कि स्टेट्समैन बोला गया था, पोएट तो देखो कवि तो थी, ठीक है। और ग्वालियर से इलेक्शन लड़के जो है प्रधानमंत्री बने थे। स्टेट्समैन के तौर पर इनकी वजह से भारत ने किसी भी प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट के लिए एक रूल बनाया हुआ है, एक कन्वेंशन बनाया हुआ है, पता है श्रेया? इन्हीं की वजह से, अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। ये यूएन में एक बार एक प्लेटफॉर्म पर गए, यूएन में गए कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने, इनको स्पीच देनी थी, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी जी ने, ये ऑपोजिशन में थे, इनको भेजा था बोलने के लिए, ठीक है। और ये भाई साहब वहां पर लगातार 13 घंटे बोलते रहे बिना रुके। उस टाइम पर सरकार में और हमारे देश में और सारे आईएफएस ऑफिसर्स एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें इंदिरा गांधी की बहुत इज्जत करती थी। अपने एक सांसद को बिठवा दिया था उन्होंने, गिरवा दिया था कि तुम बैठ जाओ और अटल बिहारी वाजपेयी जी को आने दो लोकसभा के अंदर, क्योंकि मैंने मयूर आपको बताया था ना, उनका बेसिकली वो था कि जब तक आपके साथ बहसबाजी हमारी होती नहीं तो मजे नहीं आते मुझे लोकसभा में आने में, है ना। और क्या कहते हैं, ये इंदिरा गांधी जी इनको पहचान गई थी। इस मूवी में आपने देखा सोनिया गांधी भी आपको दिखेंगी, इंदिरा गांधी भी दिख रही हैं आपको। इंदिरा गांधी जी इनको पहचान गई थी और इसलिए वो इनको हर चीज़ के लिए आगे पुश करती रहती थी। तो एक बारी उनके पर्सनल एडवाइज़र ने, जैसे मेरे नाना जी भी रह चुके हैं, उन सब ने इनसे एक बारी पूछा था कि मतलब आप इनको इतना ऑपोजिशन में इतना क्यों प्रेज क्यों करते रहते हो आप ये। उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने एक पर्सनल रिप्लाई दिया था जो कि आगे चलकर जिसका खुलासा हुआ। उन्होंने बोला, शाइनी इंदिरा गांधी जी ने, ये आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ये ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे कि जिनकी छवि आने वाले जनरेशन तक बहुत आगे तक रहेगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये सारी राजनीति, राजतंत्र, जो भी हथकंडे होते हैं, हर चीज़ में जाकर ये अभी से ही ये वैसा बिहेव करना सीखे जैसे एक प्रधानमंत्री करता है। और इंदिरा गांधी की बात आगे चलकर देखो ये सच हुई, ठीक है। तो इनकी ये 13 घंटे बोलते रहे वहाँ पर, और इनके लिए एक वो आता है, एक फरमान निकल कर आता है उसके बाद एक प्रेसिडेंट या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के लिए
कभी भी किसी भी एक ये इंटरनेशनल फोरम पर आपको 3 या 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलना है। ऐसे कुछ घंटा निर्धारित कर रखा है हमारे देश में, जिसको बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोग उसको आम भाषा के अंदर क्या जानते हो, प्रोटोकॉल। जैसे मोदी बहुत फेमस है अपना प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए कि रिपब्लिक डे पर गाड़ी से उतरकर जनता से नहीं मिलना है, लेकिन मोदी करते हैं ऐसा, नहीं मिलना चाहिए ऐसा वो, लेकिन उतरकर, आपको पता ना, ये प्रोटोकॉल तोड़ते हैं अपना, ये मिलते हैं। तो ये प्रोटोकॉल कोई वो नहीं होता कि आपको सता हो जाएगी, जेल हो जाएगी। वो ऐसा कहा जाता है कि देखो आप जिस आप पद पर हो तो उसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले हो। अब आप मतलब प्राइवेट नागरिक नहीं हो कि आप अपनी मर्जी चला सको और वो कर सको। अब आपने अपने आप को, अपने शरीर को सौंप दिया है बेसिकली जनता की सेवा में, संवैधानिक रूप से। तो इसलिए ये बोला गया था कि जैसे वो बोलते रहे, तो उसके ऊपर चर्चा ये हुई थी कि ऐसे कभी कभार प्रधानमंत्री है तो इंसानी, तो फ्लो में इंसान जब ज़्यादा बोल जाता है ना, तो उससे कोई बहुत सारी बातें निकल जाती है कभी कभार, जिसको वो नहीं भी बोलना चाहता। जैसे गुस्से में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीका था गुस्से करने का। अब बहुत हर्टिंग टोन कई लोग बोल जाते हैं, गुस्से में रुला देते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो मन से नहीं रखते वो फीलिंग, बस वो उस टाइम पर वो चीज़ें गिनवा देते हैं, इल बोल जाते हैं सामने वाले को। तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि मन के अंदर कितना मैल भरा हुआ था ये मेरे रिगार्डिंग, और आज बातों का खुलासा हो गया। जबकि हो सकता है उसका इंटेंशन नहीं हो वो बोलने का, बस वो क्या कि आपने उसको हर्ट कर दिया, तो वो गुस्से में वो पर्सन आपको हर्ट करना चाह रहा है उतना डबल इंटेंसिटी के साथ, कि मैं रोया हूं या मुझे बुरा लगा अंदर से, तो तू भी रोएगी, देख तू भी रोएगा। तो वो चीज़ होती है, इसके उनके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था बेसिकली इनकी वजह से, ठीक है। और बहुत सारी बातें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो वाइड रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मिनिस्टर्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, hence it is possible to provide representation to all sections and regions in the government. Prime Minister while selecting his ministers take this factor into consideration. Okay, and ये मूवी जब भी आएगी, रिलीज होगी, तो आप ये जरूर देखना। मूवी का नाम है अटल। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। आज हमने मेरिट्स जाने, कल हम जानेंगे डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।